हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th प्रोबेबिलिटी में पिछले वीडियो में हमने सैंपल स्पेस जाना था कि किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट का या किसी एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस क्या होता है। 11th क्लास में जो और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ना है और उसी पे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बनेंगे पूरे 11th क्लास के, वो होगा इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। किसी एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस के बाद उस एक्सपेरिमेंट के इवेंट्स। तो जैसे सैंपल स्पेस के बारे में हमने पढ़ा था कि सैंपल स्पेस क्या है, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट द कलेक्शन ऑफ और द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड सैंपल स्पेस ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट। यानी किसी एक्सपेरिमेंट में जितने पॉसिबल आउटकम है उसके सेट को हम क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस कहते हैं। सैंपल स्पेस के क्वेश्चन एनसीईआरटी के बुक का पहला एक्सरसाइज पूरा सैंपल स्पेस का क्वेश्चन है। आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो इवेंट। तो जैसे सैंपल स्पेस को समझने के लिए सेट समझना जरूरी था, उसी तरह इवेंट्स को समझने के लिए सबसेट समझना जरूरी है। जो स्टूडेंट अभी क्लास 12 में है वह निश्चित रूप से क्लास 11th के सेट चैप्टर में सबसेट के बारे में पढ़े होंगे। जो स्टूडेंट इस बार 10th का एग्जाम दिए और हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए जब यह और एक क्लास होगा प्रोबेबिलिटी में, उसके बाद सेट शुरू करेंगे और सेट के बाद जब सेट हम लोग शुरू करेंगे 11 के लिए और 12 के लिए डिफरेंशिएशन शुरू होगा। तो 11 के लिए जब सेट हम लोग शुरू करेंगे तो उस सेट में भी इसके बारे में डिटेल्ड मिलेगी जानकारी कि सबसेट क्या है, सेट के ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं। लेकिन सेट के जितने ऑपरेशन और सबसेट के जिस डिफिनेशन का जरूरत यहां पे पढ़ने वाला है प्रोबेबिलिटी में, उसको एक बार हम रिपीट करना चाहेंगे। मान लेते हैं लेट ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट हैं 1 2 ए एक सेट है जिसमें कितने एलिमेंट हैं, टोटल 3 एलिमेंट। कौन कौन से 3 एलिमेंट हैं, एक 1 है, एक 2 है और एक ए है। यह एक सेट है क्योंकि यह 3 वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट 1 2 और ए का क्या है, कलेक्शन है। अब हम बात करेंगे कि इस सेट के सबसेट कौन कौन से हो सकते हैं। सबसेट मतलब क्या है, किसी सेट के पॉसिबल पार्ट्स मतलब छोटे छोटे भाग। जैसे मान ले एग्जांपल के लिए कि हमारा पूरा फैमिली है, तो फैमिली मेंबर का सारा कलेक्शन जो हुआ वह एक सेट हो गया। एक मिडिल ब्रैकेट में सभी फैमिली मेंबर का नाम कोमा दे के लिख दिए तो वह हमारे फैमिली मेंबर का एक क्या बना, सेट। अब मान लिए कि उस सेट में से हमारे सभी भाइयों का कलेक्शन, तो वह उसका एक सबसेट होगा, छोटा सा पार्ट होगा। हमारे पेरेंट्स और उनके भाइयों का कलेक्शन यानी चाचा, बड़े पापा, पापा, इन सबका कलेक्शन किया गया तो यह दूसरा सबसेट हुआ। सभी ग्रैंड पेरेंट का कलेक्शन, तो यह उस सेट का एक तीसरा सबसेट हुआ। उसी तरह किसी सेट के छोटे छोटे पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, सबसेट कहते हैं। तो यहां पे हम लिखे सबसे पहले कि सबसेट्स ऑफ ए। सबसेट्स ऑफ ए क्या होंगे, तो ए के सबसेट्स क्या क्या हो जाएगा। तो एक चीज जानिए कि इसका एक केवल सबसेट हो सकता है 1 मतलब केवल 1, इसका एक छोटा सा पार्ट है। उसके बाद यहाँ पे 2 हो जाएगा, या यहाँ पे केवल 3 सबसेट यह हो सकते हैं। या अगर कोई सेट है जिसमें 1 2 लिखा है तो यह इसका एक छोटा सा पार्ट है कि नहीं है, यानी यह इसका एक क्या कहलाएगा, सबसेट। या फिर 1 और ए लिख दे तो भी सबसेट होगा, या फिर 2 और ए लिख दे तो भी सबसेट होगा। किसी भी सेट का एक सबसेट होता है, कुछ नहीं, खाली। इसको हम फाई भी लिखते हैं, इस तरह इसको फाई पढ़ते हैं, या दोनों सेम चीज है। इसको एम्प्टी सेट कहते हैं। तो किसी भी सेट का एक सबसेट होता है एम्प्टी सेट, और इसके बाद एक और सबसेट के बारे में, एक पूरा का पूरा वही वाला सेट खुद का क्या होता है, सबसेट होता है, जैसे 1 2 और ए। तो इस सेट के टोटल कितने सबसेट हुए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। यह हमने पढ़ा भी था क्लास 11th में कि अगर ए में टोटल कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3, तो इसको हम डिनोट करते थे एन ए, इसको पढ़ते थे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मतलब ए में टोटल कितने एलिमेंट हैं, तो ए में एलिमेंट है 3, तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए के सबसेट्स कितने होंगे, तो 2 पे पावर 3 यानी कि हो जाएगा 8। यह क्लास 11th का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी सेट ए में अगर मान लिए यहां तो 3 है, अगर ए एलिमेंट है, ए का मतलब कि 5 7 9 कितने भी एलिमेंट है, मान लिए 5 एलिमेंट है, तो उस सेट की कितने पॉसिबल सबसेट होंगे, तो पॉसिबल सबसेट हो जाएंगे 2 का पावर 5।
उतने सबसेट बन सकते हैं। तो यह तो बात किया गया सबसेट पे, है ना। कुछ और हम लोग जानेंगे ब्रीफ में, उसके बाद हम लोग सीधा आएंगे प्रोबेबिलिटी पे। इसको अगर इसमें से आपको कुछ नोट करना है तो इसको नोट कर सकते हैं। एक चीज और बताएं आपको कन्वेनियंस के लिए, कि अगर यहाँ 2A लिखा हुआ है सेट और यहाँ पे A2 लिखा है, तो यह दोनों सेट, इसके तो छोटे छोटे पार्ट हैं लेकिन यह दोनों अलग अलग नहीं है, सेम है। क्योंकि किसी भी सेट में किसी एलिमेंट का ऑर्डर इमैटेरियल होता है। किसी भी एलिमेंट को हम पहले लिखें या किसी एलिमेंट को बाद में लिखें तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, दोनों सेम सेट फॉर्म करते हैं। यानी यह दोनों सेम है, इसलिए ऑर्डर को लेके आपके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑपरेशन ऑफ सेट्स। देखिए, ऑपरेशन ऑन सेट्स के लिए एग्जाम्पल से हम समझते हैं, चूंकि सेट चैप्टर पढ़ नहीं रहे हैं कि सबका डेफिनेशन लिखेंगे, सेट में सबका आपको डेफिनेशन भी मिलेगा। मान लिए 3 सेट हैं। एक सेट है ए जिसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3, एक सेट है बी जिसमें 2 एलिमेंट है 3 4, और एक सेट है सी जिसमें एलिमेंट है 5 6। अब ऑपरेशन मतलब क्या, जैसे हम नंबर का ऑपरेशन करते हैं तो नंबर के 4 ऑपरेशन क्या क्या होते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। उसी तरह से सेट के क्या क्या ऑपरेशन होते हैं, तो पहला ऑपरेशन होता है यूनियन। तो अगर यूनियन क्या होता है, जैसे ए और बीच में यू का साइन देके बी लिखा जाता है, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब क्या, कि ए और बी को मिला के पूरा लिख देना है, और कोई भी एलिमेंट सेट के अंदर 2 बार नहीं लिखा जाता है। ए में कौन कौन एलिमेंट है, 1 2 3, बी में है 3 4, तो ए यूनियन बी यानी 1 2 3 4 दोनों को मिला के पूरा लिख दिए, तो यही 2 सेट का क्या कहलाता है, यूनियन। अगर कहें कि ए यूनियन सी निकालना है, मतलब ए और सी को क्या करेंगे, मिला के लिख देंगे। इंटरसेक्शन क्या होता है, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, इंटरसेक्शन मतलब जो ए में भी हो और बी में भी हो। तो ए और बी दोनों में कॉमन क्या है, यहां ए और बी में कॉमन है 3, तो ए इंटरसेक्शन बी 3 हुआ। अगर कहा जाए कि ए इंटरसेक्शन सी निकालना है, तो ए और सी में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन है ए और सी में, कुछ नहीं है। तो इसको यह एक एम्प्टी सेट है, इस तरह लिख देंगे और इसको लिख देंगे 5। और ध्यान रहे, क्योंकि इसका इवेंट में भी यूज आएगा, इसको अच्छे से सुने कि अगर 2 सेट्स का इंटरसेक्शन 5 है, मतलब अगर 2 सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उनको हम डिसज्वाइंट सेट कहते हैं। डिसज्वाइंट सेट मतलब अलग अलग सेट। इसका यूज आने वाला है अभी हम लोग जो इवेंट पढ़ेंगे उसमें, कि अगर 2 सेट हैं, दोनों सेट में इंटरसेक्टिंग एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट कुछ भी नहीं है, तो दोनों को हम क्या कहेंगे, डिसज्वाइंट सेट कहेंगे। एक और इसमें ऑपरेशन आता है, वह होता है ए माइनस बी या ए माइनस सी। देखिए, ए माइनस बी मतलब क्या है, इसको ध्यान से समझना है। डिफिनेशन इसका भी सेट चैप्टर में मिलेगा। ए माइनस बी का मतलब होता है दैट एलिमेंट्स ऑफ ए विच डज नॉट बिलोंग्स टू बी। माइनस बी मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू बी, यानी कि ए के वह, ए माइनस बी में ए के वह सभी एलिमेंट लिखे जाएंगे जो बी में नहीं है। तो बताइए, ए में 3 एलिमेंट है, कौन, 1 2 3, इसमें से कौन कौन से वैसे एलिमेंट हैं जो बी में नहीं है, तो 1 और 2। तो यानी ए माइनस बी में क्या होगा, 1 2। ए माइनस बी मतलब इसको आप बोल सकते हैं ए बट नॉट बी। ए माइनस बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए बट डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अब इसमें यह गलती कहां करते हैं स्टूडेंट्स, कि ए में से बी को माइनस करते हैं तो बोलते हैं कि 3 3 तो माइनस हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 4 भी लिख देते हैं, बट नो, गलत हो गया। ए माइनस बी में केवल और केवल ए के एलिमेंट होंगे, और ए के वह एलिमेंट होंगे जो बी के अंदर नहीं है। जैसे अगर बी माइनस ए निकाला जाए, मतलब बी के वह एलिमेंट जो कहा नहीं है, ए में नहीं है। तो बी के कौन से एलिमेंट ए में नहीं है, तो बी में 3 4 है, जिसमें से 3 तो ए में है, लेकिन बी का 4 ही एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में नहीं है। और बी माइनस ए का मतलब ही हुआ दोज एलिमेंट्स ऑफ बी विच आर नॉट इन ए। बी के वह एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो वह क्या हो गया, 4 हो गया। यह ऑपरेशन आपको समझ में आ गया होगा। इसमें भी अगर आप कुछ नोट करना चाहते हैं तो नोट करेंगे। अब हम लोग सीधा आएंगे प्रोबेबिलिटी पे। अब हम लोग प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी में सैंपल स्पेस के बाद जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है क्लास 11th में,
वह है इवेंट्स ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट। किसी एक्सपेरिमेंट में इवेंट क्या होते हैं? तो किसी भी एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस के जितने भी सबसेट्स होते हैं, जो अभी हमने बात किया सबसेट के बारे में, वह सभी सबसेट्स उस एक्सपेरिमेंट के इवेंट्स कहलाते हैं। तो इवेंट्स को हम लिख देते हैं ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ सैंपल स्पेस all possible subsets of sample space of an experiment are called events of that experiment. उस एक्सपेरिमेंट के क्या कहलाते हैं? इवेंट कहलाते हैं। एक्सपेरिमेंट, इवेंट्स ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट। अब देखिए, इसमें और भी कुछ हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए कहें, एग्जाम्पल, इफ ए डाइस इज रोल्ड, अगर किसी पासे को रोल किया जाए तो सैंपल स्पेस एस क्या होता है? किसी डाइस को फेंकते हैं तो पॉसिबल आउटकम क्या क्या हो सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो एस क्या होगा? तो एस होगा 1, 2, 3, 4, 5 और यहां क्या हो जाएगा? 6। यह सैंपल स्पेस है। अगर हम कहा जाए कि नंबर ऑफ एस, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, मतलब सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट हैं, मतलब इस एक्सपेरिमेंट के टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस कितना हो जाएगा? 6। अब मान लेते हैं लेट E1 या E ही मान लिए, E1 बी द इवेंट ऑफ कमिंग इवन आउटकम, whereas E2 be the event of coming odd outcome and E3 be the event of coming प्राइम आउटकम, यानी एक प्राइम नंबर आ जाए, प्राइम आउटकम। अब आपको बताना है कि एक डाइस को फेंका गया, उस डाइस को फेंकने में हमने देखा कि पॉसिबल आउटकम है 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस है 6। अब मान लीजिए कि E1 इवेंट है इवन आउटकम वाला, E2 इवेंट है ऑड आउटकम वाला और E3 इवेंट है क्या? तो प्राइम आउटकम वाला। अब हम इसमें कुछ देखने जाएंगे, उससे पहले ऊपर थोड़ा मिटाना पड़ेगा। अगर आपने इवेंट का डिफिनीशन नहीं लिखा है तो तुरंत वीडियो को पॉज करके पहले इवेंट का डिफिनीशन लिखें, डिफिनीशन हम लोग मिटाएंगे। देखिए, तो दैट इज, इसको अगर हम लिखते हैं नीचे के बाद ऊपर चले जाते हैं, यहां पे दैट इज, एक बात बताइए कि E1 का वैल्यू क्या होगा? E1 किस चीज का इवेंट है? E1 विद द इवेंट ऑफ कमिंग इवन आउटकम। तो इवन आउटकम इसमें कौन कौन से हैं? 2, 4, 6। E2 क्या है बताइए? तो E2 में है ऑड आउटकम यानी 1, 3, 5 और यहाँ पे E3 यानी कि प्राइम आउटकम। तो प्राइम आउटकम क्या क्या है? 1 ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर, तो 2, 3, 5। तो 2, 3, 5। अब बताइए कि यह तीनों सेट E1, E2, E3 एस के यानी सैंपल स्पेस के सबसेट हैं कि नहीं है? छोटे से पार्ट हैं। E1 इसलिए सबसेट है क्योंकि E1 में जितने एलिमेंट हैं वो सब के सब एस में है, मतलब कि सबसेट है। अगर इसमें 2, 4, 6 के अलावा एक 7 भी आ जाता है E1 में, तो बोला जाता कि E1 का एक एलिमेंट 7 ऐसा है जो एस के अंदर नहीं है।
तो इवन या किसी भी सेट में एक भी एलिमेंट वैसा आ जाए जो सिंपल स्पेस के अंदर नहीं है, तो हम बोलेंगे कि यह जो है इसका सबसेट नहीं है, छोटा सा पार्ट नहीं है। सबसेट तब कहलाएगा कोई सेट किसी दूसरे सेट का अगर उसमें के सभी एलिमेंट दूसरे वाले सेट में प्रेजेंट हो। बात समझ में आई? तो अब E1, E2, E3 तो इवेंट हुए। अब हम बात करें कि N मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन E1 में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? तो E1 में टोटल एलिमेंट है 1 2 3, यानी यहाँ पे 3 हो जाएगा। NE2 यानी E2 में कितने एलिमेंट हैं? तो E2 में भी 3 एलिमेंट है। एंड NE3 में भी कितने एलिमेंट है? E3 में भी 3 एलिमेंट्स हैं। अब एक बात बताइए कि अगर हम E1 इंटरसेक्शन E2 लिखे, जो अभी थोड़ा देर पढ़ रहे थे ऑपरेशन ऑफ सेट, तो E1 इंटरसेक्शन E2 मतलब दोनों के इंटरसेक्शन मतलब क्या होगा कि दोनों में कॉमन क्या मिलने वाला है। तो E1 और E2 को कॉमन मिला है तो कुछ कॉमन मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, तो इसको क्या बोलेंगे? फाई। तो इसको याद रखना है, आगे हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे भी कि दो इवेंट अगर डिसजॉइंट सेट्स हैं, मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उसको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोलते हैं। देखिए क्लास 12 में यह बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इनहॉस्टिव इवेंट्स। इसलिए इसको ध्यान से सुनना है कि दो सेट्स, टू सेट्स, इफ टू इवेंट्स आर डिसजॉइंट सेट्स, अगर दो इवेंट डिसजॉइंट सेट्स हैं, देन दिस टू इवेंट्स आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। एक चीज और, अगर हम E1 यूनियन E2 करते हैं तो क्या होगा? यहां E1 और E2 कैसे सेट है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर E1 और E3 का है तो E1 और E3 में कुछ कॉमन है कि नहीं है? है कॉमन। क्या? 2, यानी E1 और E3 डिसजॉइंट सेट नहीं है, इसलिए E1 और E3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है। E2 और E3 भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है, क्योंकि 3 और 5 दोनों में कॉमन हो जा रहा है। दोनों दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब कहलाएंगे जब दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो। अब क्या जानना है कि दोनों को E1 और E2 को यूनियन कराते हैं, तो E1 और E2 का यूनियन क्या होगा ये बताइए। तो E1 यूनियन E2 में पूरा 2 4 6 1 3 5 यानी पूरा का पूरा 1 2 3 4 5 और 6 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। क्लियर है ना? तो अगर दो इवेंट्स का यूनियन पूरा का पूरा सिंपल स्पेस एस आ जाता है तो उन दोनों को हम म्यूचुअली इनहॉस्टिव इवेंट्स बोलेंगे। इसके बारे में सब हम रिटेन में भी लिखवाएंगे इसके बाद वाले वीडियो में, क्योंकि वही फाइनल है 11th क्लास का टाइप्स ऑफ इवेंट्स। आज हम लोग इतना पढ़ने के बाद अब जो बात करेंगे वह बात करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, क्योंकि अभी आपको क्वेश्चन मिलने वाला है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का। इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, अगर नोट करना है कुछ इसमें तो नोट कर सकते हैं। फिर हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अब आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इस पे एक क्वेश्चन भी बनाएंगे जिससे अब पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या है कि किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो मान लेते हैं लेट ई बी एन इवेंट, ई एक इवेंट है एसोसिएटेड विथ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, associated with a random experiment whose sample space is S, whose sample space is S, then probability of E is given by, यानी मान लिए कि एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है जिसका सैंपल स्पेस एस है और ई उसका एक इवेंट है यानी एस का एक सबसेट है, तो ई के होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ ई पीई इक्वल टू क्या होता है, तो यह होता है एन ई मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, यानी इवेंट ई एस का जो सबसेट है उसमें कितने एलिमेंट हैं बाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस यानी एन एस।
यह एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हुआ जो हम लोग क्लास 10th में पढ़ते थे, तो लिखते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। उसी चीज को लिखने का यहाँ लैंग्वेज दूसरा है, क्योंकि आगे जो इसमें क्वेश्चन आएगा वह सभी सेट, जैसे E1 यूनियन E2 से आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 से आएगा। इसलिए इसको समझना जरूरी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट E इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन E बाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन S। इसको अगर लिखना है तो लिखें, फिर हम लोग पीछे की तरफ एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, उस क्वेश्चन को बना के इस चीज को पूरी तरह से समझते हैं। अब देखिए यहां सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन क्या दे रहा है कि इन ए सिंगल थ्रो ऑफ टू डाइसेस, दो डाइसेस को एक बार फेंका जाता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ। तो पहले आपके दिमाग में यह रहना चाहिए कि दो डाइसेस को एक साथ फेंका जाएगा तो पॉसिबल आउटकम क्या क्या हो सकते हैं। तो ड्यूरिंग द सिंगल थ्रो ऑफ टू डाइसेस द पॉसिबल आउटकम्स आर, या आप क्लास 10th में पढ़े हैं, 36 पॉसिबल आउटकम है। जैसे मान लेते हैं क्या, ड्यूरिंग द गिवन एक्सपेरिमेंट, ड्यूरिंग गिवन एक्सपेरिमेंट, यानी दिए गए एक्सपेरिमेंट के समय, गिवन एक्सपेरिमेंट एस सैंपल स्पेस इक्वल टू क्या होगा, हो सकता है पहले डाइस पे 1, दूसरे पे भी 1, 1 1 1 2 1 3, इस तरह से 1 4 1 5 या 1 6 आ जाए, यानी पहले पे 1 आए, दूसरे पे 1 आ जाए, 1 2 आ जाए, 1 3 आ जाए, इस तरह से 1 6 तक आए, या इसी तरह से 2 1 आ जाए, यानी पहले पे दूसरे पे 1, या फिर 2 2 आ जाए, डॉट 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 डॉट, इस तरह लास्ट क्या हो सकता है 6 6 आ जाए। मतलब कि देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, यानी सैंपल स्पेस में टोटल कितने आउटकम हो सकते हैं 36, यानी दो डाइसेस को फेंकने पे पॉसिबल रिजल्ट्स जो है, पॉसिबल आउटकम है, वो कितने हो सकते हैं 36। अब यहां से फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट E1 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग सम लेस देन 6, यानी E1 वह इवेंट है, यानी E1 इसका वह सबसेट है जिसमें वही आउटकम आएंगे कि दोनों डाइस पे आने वाले नंबर का सम 6 से क्या हो, कम हो। तो देयरफॉर E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 के अंदर वैसे आउटकम जिनका सम 6 से कम हो, तो 1 1 हो जाए, 1 2 हो जाए, 1 2, और फिर यहाँ पे 1 3, यहाँ पे 1 4, और यहाँ पे क्या 1 5 लिखेंगे नहीं, क्योंकि 1 और 5 का सम 6 से कम नहीं है, 6 के इक्वल हो गया। फिर 2 के साथ लिखते हैं तो 2 1 हो जाएगा, यहाँ 2 2 हो जाएगा, और फिर 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 के साथ लिखें तो 3 1 और 3 2 होगा, क्योंकि 3 3 6 के इक्वल हो जाएगा। 4 के साथ क्या होगा, तो केवल 4 1 होगा, 4 2 भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, यह वह आउटकम्स हैं जिसमें दोनों डाइसेस पे अपीयर होने वाले नंबर का सम 6 से क्या है, कम है। इसी चीज का प्रोबेबिलिटी निकालना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम लेस देन 6। तो अब इसमें देखें कि देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन E1, इस इवेंट में कितने एलिमेंट्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 है। अब देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इक्वल टू हमने पढ़ा नंबर ऑफ एलिमेंट इन E1 बाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस S, नंबर ऑफ एलिमेंट इन E1 बाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस S होगा ना, इक्वल टू 10, और सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट हैं 36। अब इसको कैंसिल करें तो 5 बाई 18, यानी E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 5 बाई 18। अब दूसरा और तीसरा क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। देखिए उसमें दूसरे और तीसरे क्वेश्चन में आपको क्या करना है वह थोड़ा ध्यान से समझिए। दूसरे तीसरे क्वेश्चन में अब जैसे दे रहा है कि गेटिंग ए डबलेट ऑफ ऑड नंबर, तो दूसरा में इसी तरह लिखेंगे लेट E2 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग डबलेट ऑफ ऑड नंबर। डबलेट ऑफ ऑड नंबर मतलब क्या है कि पहला और दूसरा दोनों आउटकम ऑड नंबर हो।
तो पहला और दूसरा आउटकम दोनों ऑड नंबर होगा, वैसे कौन कौन से आउटकम होंगे? 1 1 1 3 1 5, 2 तो होगा नहीं, फिर 3 1 3 3 3 5, और फिर क्या हो जाएगा? तो 5 1 5 3 5 5, यानी वैसे आउटकम जिसमें केवल ऑड नंबर हो। अब जैसे इसमें 2 1 नहीं आएगा क्योंकि इसमें एक इवन नंबर हो गया, 1 2 नहीं आएगा क्योंकि इसमें एक इवन नंबर हो गया। तो आप काउंट पहले लिख देंगे E2 में कौन कौन से आउटकम होंगे, फिर लिखेंगे NE2, मतलब E2 में कितने आउटकम्स हैं उसको काउंट करके लिखेंगे, और फिर E2 का क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी लिखेंगे। फिर जब हम बात करें क्वेश्चन थर्ड की, गेटिंग द सम एज प्राइम नंबर, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो सम होगा वो प्राइम नंबर होगा? तो वैसे आउटकम लिखेंगे जिनको जोड़ने पे प्राइम नंबर आता हो। प्राइम नंबर 1 प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर क्या है? 2 है, यानी वैसे आउटकम जिनको जोड़ने पे 2 आता हो, 3 आता हो, 5 आता हो, 7 आता हो, या फिर 11 आता हो, उन सभी आउटकम का लिस्ट बना लेंगे E3 में, उसमें एलिमेंट काउंट करेंगे, और फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन E3 बाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन सिंपल स्पेसेस। देखिए, अगर आप RS अग्रवाल या RD शर्मा की बुक बना रहे हैं तो पहला एक्सरसाइज में सिंपल स्पेस की जगह पे यही क्वेश्चंस मिलेंगे शुरू में ही। अगर आप एनसीईआरटी के बुक से क्वेश्चन बना रहे हैं तो दूसरे एक्सरसाइज में ना मिलके प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चन एनसीईआरटी के तीसरे वाले एक्सरसाइज में है। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस हैं वह बनाएंगे, और जल्द एक अगला इसका फाइनल वीडियो हम लोग लास्ट बनाएंगे जिसमें प्रोबेबिलिटी के और भी कुछ टॉपिक्स कवर किया जाएगा। इसको तब तक समझें, नोट करें और इसको बनाएं।